पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है। कारगिल वॉर मेरे ख्याल वाहिद हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान वो जंग है जिसको पाकिस्तानी बी ब्लंडर कहते हैं। काफी ज्यादा पाकिस्तानी ऐसे हैं जो समझते हैं कि कारगिल वॉर जो है पाकिस्तान की तरफ से एक ब्लंडर था। लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। और आज 25 साल के बाद आपको लगता है कि किसी को कोई एहसास हुआ है कि हमने क्या गलती हमसे हो गई थी उस वक्त? बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। आप देखिए कि इंडिया ने इस जंग में, हालांकि उन्होंने ये जंग जीती, इंडिया ने ये जंग जीती, इसके बावजूद वहां पे एक कारगिल वॉर इंक्वायरी कमीशन बनाया गया। मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। अगर आगे बढ़ने का हम सोचें, बेहतरी की तरफ हम जाएं, तो उसका तरीकाकार फिर क्या हो सकता है? कल फ्लाई करें, दिल्ली जाएं, मोदी से हाथ मिलाएं, आगे चलें। अच्छा, नहीं, अपने मुल्क में रहते हुए बात कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे होते तो शायद वो हमारे मुल्क के बारे में कुछ सोचते। कोई सियासी बदलाव, इमरजेंसी की बातें हो रही हैं, इतना नीचे हम। सर, इंडिया के साथ तो अब आपका कंपैरिजन बनता ही नहीं है। इंडिया तो अब दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, 650 अरब डॉलर। बांग्लादेश जो है वो 36वें नंबर पे है, क्योंकि उनके पास रिजर्व्स हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, वो वहाँ पे जो है चीज़ें किसी और तरीके से मैनेज की गई। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो ये बजट दिया है ना, जिन मुल्कों को दिया, तो पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ होने के लिए दिया है। अब अफगानिस्तान है, आपको पता है अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर अब दहशतगर्दी का रेटिंग चल रहा है, हम इसकी जंग लड़ रहे हैं। इसमें पंजाब और सिंध का इलाका शामिल है। इस इलाके ने कभी कोई अवामी तहरीक नहीं चलाई। ये ज़हनी और जिस्मानी तौर पे गुलाम है। जो भी हुक्मरान आएगा, जो भी आएगा, यहाँ फिरौन भी आगे चला गया ना, ज़ियाउल हक, उन्होंने कुछ किया ज़ियाउल के खिलाफ? बताइए मुझे। नवाज शरीफ साहब का कहना ये था उस टाइम पे कि जी मुझे तो पता ही कुछ नहीं था, मतलब इतने बेखबर प्राइम मिनिस्टर शायद ही दुनिया में कहीं होते हो कि उनकी फौज क्या कर रही है उन्हें पता ही नहीं था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि मतलब कल कारगिल दिवस था और कारगिल में जिस तरीके से हमारे फौजियों ने पाकिस्तान के सामने लड़ाई की थी और असंभव चीज़ को संभव किया था और 500 जो जवान हैं उन्होंने अपना जान जो है वो भारत के लिए योगदान किया था, उस पर जो है वो नरेंद्र मोदी जो है वो गए और वहाँ से पाकिस्तान को उन्होंने फिर से धमकी दी है और कहा है कि पाकिस्तान जो कि आए दिन ये कहता रहता है कि हम भारत पर अटैक कर देंगे, वो एक बार फिर से करके दिखाए। और साथ साथ उन्होंने जो भारत के आर्मी के लोग हैं और जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया है उनकी भी जम के तारीफ़ की और कहा कि हमारी सेना अब पूरी दुनिया में मतलब पहचानी जाती है और लोग हमारी सेना की बात करते हैं। 25 साल गुजर चुके हैं, 25 इयर्स के बाद भारत तो अभी तक जो है वो उसके जश्न मनाते हैं, उसकी कामयाबी का कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करते हैं। इस बार 25 साल के बाद भी सेलिब्रेशन जो है वो की जाएगी। अभी से बहुत से मीडिया पर्संस जो हैं वो सेलिब्रेट करना शुरू हो गए हैं, उनके प्रोग्राम्स आ रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं कारगिल वॉर को? पाकिस्तान ने क्या खोया या क्या पाया? कोई फायदा हुआ या निरा नुकसान ही हुआ हमें? जी, मुकम्मल डिजास्टर, मुकम्मल डिजास्टर। और ये वो ओपिनियन है जो मेरा नहीं है, वो जनरल अली कुली खान का भी है, जिसने ये कहा कि ये मशरकी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने से बड़ा सानहा था। ये जनरल क्यानी, जो गुलजार क्यानी थे, कोर कमांडर थे पिंडी में, उनका भी यही ओपिनियन है। जनरल शाहिद अजीज का भी यही ओपिनियन है। और हमारी जो टॉप ब्रास थी वो सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये एक डिप्लोमेटिक और एक मिलिट्री डिजास्टर था जिसने पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाया हर लिहाज से। पाकिस्तान इंटरनेशनली आइसोलेट हो गया। पाकिस्तान और इंडिया बिल्कुल एक न्यूक्लियर वॉर की ब्रिंक तक पहुंच गए। यानी यहां तक हुआ कि अमेरिकन जो एड था प्रेसिडेंट क्लिंटन का, उसने ये कहा, ब्रूस राइडल ने, कि जनाब ये हमारी इंटेलिजेंस ने ये इमेजेस लिए कि पाकिस्तान ने कुछ न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं उनको मूव किया
और बाद में रिपोर्ट्स आई कि इवन इंडिया की तरफ से भी मूवमेंट हुई। तो ये पूरा खिता जो था 1.5 अरब इंसानों का, ये न्यूक्लियर वॉर की बिल्कुल एक एज तक पहुंच चुका था। और उसके बाद फिर जो हमें इसका इकोनॉमिक लॉस हुआ और जो पॉलिटिकल लेवल पे जो फिर कैटास्ट्रॉफी हुई और जो ताल्लुकात खराब हुए नवाज शरीफ के और मुशर्रफ के, और फिर आपस में झगड़ा शुरू हो गया और उसके नतीजे में फिर ये आप देखिए कि कू हो गई और इस मुल्क में एक तरह का मार्शल लॉ लगा दिया गया। और हमने अपने फौजियों को वहां पे उनकी लाशों को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया कि जी हमारे तो फौजी ही नहीं है। ये जो डीमोरलाइजेशन हुई हमारी फौज के अंदर कि आपने उनको अंदर घुसाया और फिर उनको आपने उनके हाल पे छोड़ दिया। और यानी इंटरनेशनल लेवल पे जो हजीमत उठानी पड़ी, यानी बाकायदा तौर पे प्रेसिडेंट क्लिंटन ने नवाज शरीफ को डांटा कि ये क्या किया है आप लोगों ने। यानी आप इससे अंदाजा लगाएं कि 20 फरवरी 99 को पाकिस्तान आते हैं, प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी, लाहौर डिक्लेरेशन साइन होता है और उसमें एक कश्मीर का मसला भी जेर बहस आने और उसको नेगोशिएट करने की बात होती है, यानी फरवरी में। और मई के शुरू में ये शुरू कर देते हैं कारगिल, और इसमें पूरी यानी फौज को एतमाद में नहीं लिया जाता। यानी आप फौज तो क्या, मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन लोग थे इसमें ये जनरल जावेद हसन था जो कमांडर FCNA था, जो हमारा एक पूरा डिवीजन है नॉर्दर्न एरियाज में, उसका कमांडर था। उसके बाद फिर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ था जनरल अजीज। उसके बाद जनरल महमूद था, लेफ्टिनेंट जनरल महमूद, जो कि कमांडर 10 कोर था। और उसके बाद मुशर्रफ। यानी ये 4 लोग थे। इवन जो DGMO था, यानी जिसकी कमांड, जो पूरी फौज की जितनी भी ऑपरेशनल प्लानिंग और जो ऑपरेशंस होते हैं उनका इंचार्ज होता, भी बाद में जाके पता चला तौकीर ज़िया को। और ये 4 लोग थे। आर्मी चीफ ने इवन नेवल चीफ को, एयर चीफ को एतमाद में नहीं लिया। और मुशर्रफ बाद में कहता रहा कि जनाब बात यह है कि देखें जी मैंने तो नवाज शरीफ को बताया था। अब ये झूठ बोल रहा था, ये झूठा आदमी था, इसने बिल्कुल कुछ नहीं किसी को बताया था। ये फौज के अंदर कोर कमांडर्स को नहीं पता था, सवाए 10 कोर का जो कमांडर है यहाँ पिंडी में बैठता है, जिसके अंडर वो FCNA, उसको पता था। उसके अलावा तो बाकी कोर कमांडर्स को भी नहीं पता था। और उसका नतीजा क्या निकला फिर, यानी बाद में इल्जाम लगाता रहा नवाज शरीफ के ऊपर कि जी नवाज शरीफ को तो बताया था। नवाज शरीफ को यार क्या बताया था तुमने? नवाज शरीफ, और मैं जाती तौर पे समझता हूं कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ना, उसको भी ज्यादा एनलाइटेंड होना चाहिए फौजी ऑपरेशंस के बारे में, और ज्यादा प्रोएक्टिवली इनसे पूछना चाहिए कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप हमें बताएं, एक्सप्लेन करें, इसकी जस्टिफिकेशन दें। यानी जिसने कोर कमांडर्स को एतमाद में नहीं लिया वो प्राइम मिनिस्टर को क्या समझता है? प्राइम मिनिस्टर को भी एतमाद में नहीं लिया और इतना बड़ा एक एडवेंचर कर दिया। तो मैं तो इसको समझता हूं जी कि एक बहुत बड़ा ये एक डिजास्टर था पाकिस्तानी फौज के लिए, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के लिए, पाकिस्तान की जो एक तरह से एक गुडविल बनी हुई थी दुनिया में, खित्ते में, इंडिया के साथ तल्लुकात बेहतर हो रहे थे, उसके लिए बहुत बड़ा ये एक डिजाइन। तो दोस्तों जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो इस बयान के बाद पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर बातें हो रही हैं, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी या फिर भारत के बड़े बड़े मिनिस्टर की तरफ से बयान आते हैं, और खास करके कारगिल दिवस पे, क्योंकि कारगिल जो है जिस प्रकार की लड़ाई भारत और पाकिस्तान में हुई थी वो आपने भी उसके बारे में सुना होगा कि कितना ज़्यादा असंभव काम था भारतीय आर्मी के, क्योंकि भारतीय आर्मी को नीचे से पहाड़ की ओर जाना था और पाकिस्तान की आर्मी ऊपर पहाड़ पे थी। तो कहीं ना कहीं हमारे जो 500 जवान जिन्होंने अपना जान जो है वो उस टाइम पे खोया था, उनका जो है वो योगदान हमारी आर्मी के लिए काफ़ी ज़्यादा था। और यही जो नरेंद्र मोदी है वो ये बात कर रहे थे कि हमारी ही आर्मी है जो कि असंभव काम को भी संभव कर सकती है। और जिस तरीके से
हथियार आए हैं, जिस तरीके से इक्विपमेंट्स आए हैं और नए नए टेक्नोलॉजी के जितने भी हथियार हैं उनको धीरे धीरे करके भारतीय आर्मी में जो है वो भारतीय आर्मी में शामिल किया जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा जो दबाव है वो पाकिस्तान और चीन पे, क्योंकि पाकिस्तान और चीन दोनों ये बात जानते हैं कि जितने भी नए नए हथियार भारत के पास आ रहे हैं इससे सबसे ज़्यादा खतरा उनको ही है। क्योंकि अगर भारत के अगर आप दुश्मन देश को देखें तो इस टाइम पे दो ही देश हैं, पहला चीन और दूसरा पाकिस्तान। क्योंकि चीन इस टाइम पे दूसरा सबसे बड़ा सुपर पावर देश है, तो उसके साथ भी लड़ाई जो है वो कहीं ना कहीं हमारी हो सकती है। और ये कई बड़े बड़े जनरलों ने कहा है कि आने वाले कुछ टाइम पे चीन और भारत की लड़ाई हो सकती है, जिसका फ़ायदा पाकिस्तान भी उठाने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस वीडियो से, तब तक के लिए हिंदुस्तानी स्पेशल।